नमस्कार बच्चों, हम लोग लॉ ऑफ एविडेंस की पढ़ाई कर रहे हैं। हमने इससे पहले इस एक्ट के लेक्चर के जो वीडियोस डाले हैं उनमें आप लोगों ने डेफिनेशन क्लास को पढ़ा और कुछ शब्दों के अर्थों को एविडेंस एक्ट के संदर्भ में जाना है। अब हम इस कॉन्टिन्यूटी में लॉ ऑफ एविडेंस की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि साक्ष्य विधि का न्यायालय की प्रक्रिया में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस क्रम में पहले तो दो बातें आपको जाननी होंगी। पहली बात ये कि जो साक्ष्य विधि का उद्देश्य है या इसका जो ऑब्जेक्ट है वो मुख्य रूप से दो बातें बताता है। एक बात ये कि जो तथ्य हैं वे सुसंगत हैं अथवा नहीं। इट मीन्स द फैक्ट्स आर रेलिवेंट और नॉट। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट दीज फैक्ट्स आर एडमिसिबल और नॉट। वे जो तथ्य हैं वो न्यायालय में ग्राह्य हैं अथवा नहीं। यानी हमें दो बातें पढ़नी हैं, तथ्य सुसंगत है या नहीं, द फैक्ट इज रेलिवेंट और नॉट, और वह तथ्य अगर सुसंगत है तो न्यायालय में ग्राह्य है या नहीं। इट मीन्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ द फैक्ट। इससे यह बात तो स्पष्ट हुई कि जो भी तथ्य हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं ज़रूरी नहीं वो सब के सब रेलिवेंट ही हो, और रेलिवेंट हो तो न्यायालय में ग्राह्य हो। साक्ष्य विधि स्पष्ट रूप से इस बात का क्लासिफिकेशन करती है। एविडेंस एक्ट की धारा 6 से लेकर के 55 तक के जो प्रावधान हैं ये इन बातों को स्पष्ट करते हैं कि रेलिवेंट फैक्ट कौन है, और उसके आगे की धाराओं में आप इस बात को पढ़ेंगे कि कौन से तथ्य न्यायालय में ग्राह्य हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, यानी तथ्यों की सुसंगतता। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स डील्स विद द क्वेश्चन that what facts can be proved in judicial proceedings before a court. We can enumerate various kinds of facts which are declared to be relevant. जो तथ्यों की सुसंगतता है वह इस बात को स्पष्ट करती है कि वे कौन से तथ्य होंगे जिन्हें न्यायालय की प्रक्रिया में साबित किया जा सकेगा। जब हम तथ्यों की सुसंगतता की बात करते हैं तो इसे समझने के लिए या इसे सरल करने के लिए हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, या आप कहें कि वर्गीकरण कर सकते हैं, जिससे इसे आसानी से समझा जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, धारा 6 से लेकर 55 तक ही तथ्यों की सुसंगतता का प्रावधान है। अब हम इन प्रावधानों को भी सब हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। दे कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर, फर्स्ट इज कनेक्टेड फैक्ट्स, वे तथ्य जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये धारा 6 से 16 तक में है। फिर एडमिशन एंड कन्फेशन, सेक्शन 17 to 31 वी विल डिस्कस्ड अबाउट द एडमिशन एंड कन्फेशन। स्वीकृति और संस्वीकृति की जो चर्चा होगी
कि सुसंगतता की जो चर्चा होगी वो धारा 17 से 31 के बीच में है। उसके बाद स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस इन द कोर्ट, यानी हम उन व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिनको न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता। उसका प्रावधान धारा 32 और 33 में दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33। जो चौथा क्लासिफिकेशन है वो है स्टेटमेंट्स मेड अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी विशेष परिस्थितियों में किया गया कथन। अभी विशेष परिस्थितियों में किया गया जो कथन है वो धारा 34 से लगाए 39 तक के प्रावधानों में, सेक्शन 34 टू 39 तक के प्रोविजंस में बताया गया है कि वे कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो रेलिवेंट होंगे। इसके पश्चात जो पांचवा क्लासिफिकेशन होगा वह होगा जजमेंट्स इन अदर केसेस, यानी किसी अन्य मामले में न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, वह निर्णय हमारे मामले में कब रेलिवेंट होगा, कब सुसंगत होगा, इसके बारे में चर्चा सेक्शन 40 टू 44 में किया गया है। इसके बाद छठा जो क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं वो है ओपिनियंस, यानी राय, सेक्शन 45 टू 51। धारा 45 से 51 तक के प्रावधानों में हम इस बात को पढ़ेंगे कि राय कब सुसंगत होती है। ठीक है, और सातवां जो क्लासिफिकेशन है वो है कैरेक्टर ऑफ द पार्टीज, चरित्र, यानी जो पक्षकार हैं उन पक्षकारों का चरित्र कब सुसंगत होगा और कब सुसंगत नहीं होगा। इट मीन्स व्हेन द कैरेक्टर इज रेलिवेंट। ठीक है, इसके संबंध में प्रावधान धारा 52 से 55 तक में दिया गया है। लेकिन धारा 6 से 55 तक के प्रावधानों को प्रारंभ करने से पहले हम एक बात की चर्चा ज़रूर कर लेंगे। धारा 5 यानी सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, it says that evidence may be given of facts in issue and relevant facts। धारा 5 स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा करती है प्रारंभ में ही कि सिर्फ विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी साक्ष्य विधि में इंटर करने से पहले आप इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए कि आप सिर्फ दो ही तथ्यों का साक्ष्य दे सकते हैं, या तो फैक्ट इन इशू का साक्ष्य दे सकते हैं या तो रेलिवेंट फैक्ट का साक्ष्य दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी अन्य तथ्य का साक्ष्य न्यायालय में नहीं दे सकते। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हियर इन आफ्टर declared to be relevant and of no others। ठीक है, यानी कार्यवाही के किसी भी स्तर पर सिर्फ विवादक तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है या उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जिन्हें सुसंगत घोषित किया गया है धारा 6 से 55 तक में। इसके अलावा किसी भी अन्य तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। तो यह बहुत ही स्पष्ट सी बात है जो धारा 5 में से क्लियर होता है कि सिर्फ विवादक तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है और सुसंगत तथ्यों का, किन्हीं अन्य तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे इट मीन्स दिस सेक्शन डिक्लेयर्स दैट इन अ सूट आर प्रोसीडिंग एविडेंस मे बी गिवन फॉर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट फैक्ट इन इशू एंड द सेकेंड इज रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, यानी यह धारा जो है इस बात की घोषणा करती है कि किसी वाद में या किसी कार्यवाही में किसी
तथ्य के अस्तित्व या अनिस्तित्व का साक्ष्य तो दिया जा सकेगा, लेकिन वो तथ्य होगा क्या सा? सिर्फ दो ही तथ्य होंगे। पहला होगा फैक्ट इन इशू, द फर्स्ट इज फैक्ट इन इशू एंड द सेकेंड इज रेलिवेंट फैक्ट, और दूसरा सुसंगत साक्ष्य। दिस सेक्शन exclude everything which is not declared relevant under this act in section 6 to 55। इसके अलावा यह जो धारा है वो उन सभी तथ्यों को बाहर करती है साक्ष्य देने से जो इस अधिनियम की धारा 6 से 55 तक में सुसंगत घोषित नहीं किए गए हैं। यानी धारा 5 की महत्ता को समझिए। यह धारा उन सभी तथ्यों को साक्ष्य की परिधि से बाहर कर देती है जो धारा 6 से 55 तक में सुसंगत घोषित नहीं किए गए हैं। यानी हम सिर्फ उन्हीं तथ्यों का साक्ष्य दे सकते हैं जो तथ्य धारा 6 से 55 तक में सुसंगत घोषित किए गए हैं। इसके साथ कोरिलेट आप कर सकते हैं एविडेंस एक्ट की धारा 136 को, धारा 136 को आप धारा 5 के साथ जोड़िए तो आपका जो व्यू है, जो दृष्टिकोण है, वह थोड़ा और क्लियर होगा। धारा 136 का जो प्रावधान है वो धारा 5 के प्रावधान को बल प्रदान करता है। जो आप इस धारा को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन नाइदर पार्टी इज प्रपोज टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, द जज में आस्क द पार्टी proposing to give the evidence in what manner the fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise। ठीक है, यानी दोनों पक्षकारों में से कोई भी अगर कोई साक्ष्य देना चाहता है तो जो न्यायाधीश है वो साक्ष्य देने वाले पक्षकार से पूछ सकता है कि जो तथ्य तुम प्रस्तुत करने जा रहे हो यदि वो साबित हो जाता है तो सुसंगत होगा कि नहीं। और पक्षकार द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट होने के बाद यदि न्यायालय को लगता है, न्यायाधीश को ये लगता है कि हाँ वो तथ्य साबित हो गया तो सुसंगत होगा, तो न्यायाधीश उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा मना कर देगा। ठीक है, यानी धारा 136 का यह जो प्रावधान है वो प्रावधान कहीं ना कहीं धारा 5 की इस बात को स्पष्ट करता है, क्लियर करता है कि अगर कोई तथ्य सुसंगत है तो ही उसका साक्ष्य दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि धारा 5 इस घोषणा ही इस बात की करता है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। जो तथ्य 6 से 55 तक में सुसंगत नहीं बताए गए हैं उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। धारा 5 का एक स्पष्टीकरण भी है जो अपनी बात को कहता है। इस स्पष्टीकरण के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन, this section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disincentivized to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure। यानी यह जो स्पष्टीकरण है यह इस बात को स्पष्ट करता है कि अगर सीपीसी के प्रावधान, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी के प्रावधान किसी पक्षकार को कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने से रोकता है तो वह पक्षकार उस साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, चाहे भले ही धारा 5 में वो साक्ष्य सुसंगत ही क्यों ना हो। ठीक है, यानी अगर सीपीसी का प्रावधान किसी
साक्ष्य को प्रस्तुत करने से रोकता है तो उस साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता किसी पक्षकार के द्वारा, चाहे भले ही वह साक्ष्य धारा 5 के अनुसार सुसंगत ही क्यों ना हो, यानी धारा 6 से 55 में आता हो। अब थोड़ा सा इस बात का कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यह क्या है, तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। एक जो इलस्ट्रेशन है जो कि सेक्शन 5 में ही दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन बी, यह इलस्ट्रेशन कहता है इफ अ suitor does not bring a bond with him on which he relies at the first hearing of the case, यानी एक व्यक्ति जिसने वाद किया है, वह अपने साथ अपना बॉन्ड, जिस बॉन्ड पर वो निर्भर करता है, न्यायालय की पहली सुनवाई में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करता है। ठीक है, यानी जिस बॉन्ड पे उसका मुकदमा आधारित है, उस बॉन्ड को ही वो पहली सुनवाई में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है। Then this section does not enable him to produce the bond or prove its content at a subsequent stage of the proceedings, otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the Code of Civil Procedure। यानी उसने पहली बार में उस बॉन्ड को प्रस्तुत नहीं किया तो उससे न्यायालय के किसी कार्रवाई के किसी अन्य प्रक्रम पर उस बॉन्ड को प्रस्तुत करने नहीं दिया जाएगा, और ना तो उसके कंटेंट्स जो होंगे उन्हें प्रूव करने दिया जाएगा, क्योंकि सीपीसी ऐसा करने से मना करती है। ये जब आप 6 सेमेस्टर में सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को आप विस्तार से पढ़ेंगे कि जो डॉक्यूमेंट आपने पहले बार में प्रस्तुत नहीं किया, जो आपके पोजीशन में है, आपके कब्जे में है, आपका कंट्रोल है, उसके बावजूद आपने उसको प्रस्तुत नहीं किया जबकि वो आपके मुकदमे का आधार है, तो फिर अगले कार्रवाई के किसी अवसर पर, किसी अगली डेट पर, अगली हियरिंग पर आपको न्यायालय उस कागज़ को प्रस्तुत करने नहीं देगी। अब उसको अगर आप एविडेंस एक्ट से जोड़ते हैं तो जोड़िए, यानी वहाँ पर वो एविडेंस एक्ट में तो वो डॉक्यूमेंट रेलिवेंट लग रहा है, वो रेलिवेंट फैक्ट लग रहा है, लेकिन चूँकि सीपीसी उस पर रोक लगाती है, इस वजह से उस डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 5 का यह जो एक्सप्लेनेशन है वह यही बात कहता है। इसके बाद आगे की धाराओं को फिर हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इस धारा को, यानी धारा 5 की इम्पोर्टेंस को समझते हुए और इसको बेयर और बुक के माध्यम से कंफर्म करिए।